आप सभी विद्यार्थियों का गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे कक्षा 11th के सब्जेक्ट जीव विज्ञान का एक टॉपिक। हमारा टॉपिक है पर्ण के प्रकार और सिरा विन्यास। इससे पहले हमने पर्ण के फलक के बारे में पढ़ा था। तो इस फलकीय संरचना के आधार पर पर्ण कितने प्रकार की होती है। फलक का मतलब जो उसके पर्ण के छोटे छोटे खंड, जैसे नीम की पर्ण देखते तो उसमें 5 खंड पाए जाते हैं या 7 खंड पाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार की नीरियम इंडिकम कनेर की पर्ण होती है, वो एक पर्ण पाई जाती है, एक खंड पाया जाता है। बाजरे की पर्ण होती है, एक लंबी सी पर्ण होती है। बबूल की पर्ण के अंदर कई छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं जिनका एक विशेष प्रकार का आकार होता है। तो इस प्रकार के सभी पादपों में पर्ण के प्रकार अलग अलग होते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों के आधार पर, जिसे हम ब्लेड कहते हैं, उन ब्लेड के आधार पर पर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। इन 2 प्रकारों को हम आज विस्तार से डायग्राम सहित और उदाहरण सहित समझेंगे कि इसको कहते क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पर्ण ब्लेड के आधार पर जो उसके खंड पाए जाते हैं, उस खंडीय संरचना के आधार पर मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक पर्ण को हम सरल पर्ण के नाम से जानते हैं और दूसरी पर्ण को हम संयुक्त पर्ण के नाम से जानते हैं। तो कितने प्रकार की पर्ण हुई? सरल और संयुक्त। संयुक्त पर्ण को फिर 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक होती है पिच्छाकार पर्ण और दूसरी होती है हस्ताकार पर्ण। हस्ताकार पर्ण के अंतर्गत एक पर्णीय, द्विपर्णीय, त्रिपर्णीय, चतुर्पर्णीय, बहुपर्णीय जैसे कई प्रकार पाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से पिच्छाकार पर्ण में भी एकल पिच्छ की, द्विपिच्छ की, त्रिपिच्छ की और बहुपिच्छ की प्रकार पाए जाते हैं। अब ये है क्या? इसको हम क्यों एक पर्ण को संयुक्त पर्ण के नाम से जानते हैं और दूसरे पर्ण को सरल पर्ण के नाम से जानते हैं, या एक को मस्ताकार पर्ण के नाम से जानते हैं और दूसरे को पिच्छाकार पर्ण के नाम से जानते हैं? है क्या ये? इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सरल पर्ण। जैसा कि हम जब किसी पर्ण का डायग्राम बनाते हैं तो ठीक इस प्रकार से बनाते हैं। एक बड़ी सी पर्ण बनाई, इसके मध्य भाग के अंदर एक मोटी सी रेखा पाई जाती है, इसको हम क्या नाम देते हैं? मध्य शिरा नाम देते हैं। उस मध्य शिरा से कई प्रकार की छोटी छोटी फिर पतली पतली रेखाओं के रूप में संरचना निकली होती है, इनको हम शिराएँ कहते हैं। और शिराएँ से फिर छोटी छोटी और संरचना निकली हुई होती है जिनको हम शिरिकाएँ कहते हैं। हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि इस प्रकार की संरचनाओं को हम कहते क्या है। या फिर दूसरे प्रकार की पर्ण आपने इस प्रकार की देखी होगी, जिसके किनारे वाला भाग होता है छोटे छोटे कटाव युक्त होते हैं। इस प्रकार की ये कटाव युक्त क्षेत्र, ये कटाव कितने प्रकार के होते हैं इसको हम पढ़ेंगे पर्ण कोर की संरचना के अंतर्गत एक अलग से। तो हमारे पास में 2 प्रकार की पर्ण है। जब किनारों से प्रारंभ हुआ ये कटाव, या तो होता ही नहीं है अथवा किनारों से कटाव प्रारंभ हो जाता है और वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंचता। कौन सी मध्य शिरा? इसके मध्य वाले भाग तक, इस भाग तक वो नहीं पहुंचता, अभी प्रारंभ हुआ है। इसके कारण पर्ण फलक कटा फटा नहीं होता। ऐसी पर्ण को नाम देते हैं सरल पर्ण। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? वह पर्ण जिसमें पर्ण कोर से उत्पन्न कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंचा हो। ऐसी पर्ण कौन सी कहलाएगी? सरल पर्ण कहलाती है। ये इसकी एक परिभाषा हुई।
अब इस सरल पण में इम्पोर्टेंट है क्या, कोर से उत्पन्न होने वाले कटाव कहाँ तक नहीं पहुँचे, वो मध्य शिरा तक। इस सरल पण के उदाहरण क्या होंगे, किस पादप की पण को हम सरल पण के नाम से जानेंगे। तो इसका उदाहरण होता है, सिंपल उदाहरण ले हम तो पीपल की पण है। पीपल, बरगद, आक, ये सभी की सभी पण कैसी है, सिंपल पण के रूप में जानी जाती है। या फिर कटाव प्रारंभ हो गया है लेकिन मध्य शिरा तक नहीं बढ़ेगी, इसको भी हम सिंपल पण के नाम से जानते हैं। और ऐसी पण पाई जाती है सामान्य तौर पर गुड़हल में। गुड़हल जिसको हम उद्यान में सजावटी पौधे के रूप में लगाते हैं, गुलाब की पण, उसमें भी सेम किस्म इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। लेकिन कई गुलाब की प्रजाति ऐसी भी है जिसमें ये कटाव अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ था अथवा बहुत ही छोटे छोटे कटाव के रूप में पाई जाती है। तो ये जो पहली प्रक्रिया हुई, पहला टॉपिक हुआ, वो किसको परिभाषित कर रहा है, सरल पण को। पीपल, आम, गुड़हल अथवा गुलाब के अतिरिक्त कई प्रकार की पण आप आसानी से नोट कर सकते हैं जो कि सरल प्रकार की पण होती है। सरल पण के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं संयुक्त पण क्या होती है, संयुक्त पण की परिभाषा क्या होती है और संयुक्त पण का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में। संयुक्त पण के प्रकार, ऐसी पण जिसमें पण फलक, जैसे ये एक प्रारंभिक पण है, ऐसी होती होगी। अब इस क्षेत्र से धीरे धीरे कटाव प्रारंभ हुआ, जैसे कि आपने एक सरल पण में देखा था कि इस प्रकार के कटाव प्रारंभ हुए थे, लेकिन वो कटाव कहाँ तक नहीं बढ़े थे, इस मध्य शिरा तक नहीं बढ़े। लेकिन इन किनारों से प्रारंभ हुआ ये कटाव जब कहाँ तक पहुँच जाता है, मध्य शिरा तक पहुँच जाता है। तो मध्य शिरा के आधारी भाग इस भाग तक पहुँच सकता है अथवा मध्य शिरा के इस किसी भी भाग तक पहुँच सकता है। तो ये कटाव प्रारंभ हुआ था, इस जगह पर पहुँचा, जिसके फलस्वरूप एक खंड का निर्माण ये हो गया। फिर ये पलक, एक कटाव इस जगह से हुआ, एक खंड ये बन गया, यहाँ से भी कटाव प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से कई छोटे छोटे खंडों का निर्माण हुआ और ये खंड थे किसके, प्रारंभ में जिसको हम पण फलक कहते थे, उस पण फलकों में कटाव होने के कारण अब ये छोटे छोटे खंड बन गए। इन्हीं खंडों को हम सरल भाषा में लीफलेट या पर्ण कहते हैं। प्रारंभ में जब पर्ण सरल थी तो उसकी ये मध्य शिरा हुआ करती थी। इस मध्य शिरा को अब, क्योंकि इस मध्य शिरा मासल हो जाती, मोटी हो जाती है और इसके ऊपर ये पर्णक लगे हुए होते हैं, इसको हम सिंपल भाषा में रेकिस कहेंगे। क्या नाम देंगे, रेकिस कहेंगे। जो ये पर्ण वृंत थी तो अब ठीक इस प्रकार से इनकी अलग से एक वृंतनुमा संरचना और निकलती है जिसको पर्णक वृंत के नाम से जाना जाता है। जब कोई पर्ण किनारों से उत्पन्न होने वाले कटाव के कारण छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाती है, तो इस प्रकार की पर्ण फलक युक्त पर्ण को संयुक्त पर्ण के नाम से जाना जाएंगे। अब ये कटाव कैसे होता है, किस तरफ होता है, उसके आधार पर ये संयुक्त पण दो प्रकार की होती है। एक तो होती है पिच्छाकार पण और दूसरी होती है हस्ताकार पण। जब किनारों से प्रारंभ हुआ कटाव इसके मध्य शिरा तक पहुंचा, इसके फलस्वरूप निर्मित होने वाली इस पण को क्या नाम देते हैं, पिच्छाकार संयुक्त पण। अब ये कितने प्रकार की होती है, ये कुल 4 प्रकार की होती है। जैसे कि अभी अपने पहले वाला डायग्राम में देखा था कि एकल पिच्छकी, द्विपिच्छकी, त्रिपिच्छकी और बहुपिच्छकी होती है। कैसे होगी, सबसे पहले बात करें हम एकल पिच्छकी या एक पिच्छकी। कितना पिच्छक होगा, एक। हालांकि संयुक्त पण में पाए जाने वाले इन खंडों को क्या नाम देते हैं, पर्णक कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। पिच्छाकार संयुक्त पण है तो उसको पिच्छक नाम देंगे और हस्ताकार नाम है तो उसको पर्णक नाम देंगे। एकल पिच्छकी पण पाई जाती है इमली में, नीम के अंतर्गत। अब ये पण कैसी होगी कि फलक एक बार विपाटित होने से यहाँ पर छोटे छोटे
पर्णक विकसित हो जाते हैं। फलक में कटाव कितनी बार हुआ? एक बार। और इस प्रकार से बने हुए इन संरचनाओं को पर्णक या लीफलेट के नाम से जानते हैं। केवल एक बार कटा हुआ, तो इस संयुक्त पर्ण को नाम देंगे एकल अथवा एक पिच्छकी संयुक्त पर्ण। किसमें पाई जाती है? इमली के अंदर देख सकते हैं आप, नीम के अंदर देख सकते हैं। क्योंकि एकल पिच्छकी में एक बार कटा हुआ है, इसलिए बने हुए पर्णक या तो सम संख्या में होंगे या विषम संख्या में होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो ये सम संख्या हुई। तो जब पिच्छक या पर्णक ऐसी पर्ण या ऐसी एकल पिच्छक की संयुक्त पर्ण जिसमें पर्णकों की संख्या या पिच्छक की संख्या 2 4 6 अथवा 8 हो, 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। कहने का तात्पर्य होगा जब वो सम संख्या में होगी तब उसको नाम देंगे सम पिच्छक, जैसे इमली के अंदर बबूल के अंदर होती है। ठीक इसी प्रकार की यदि उसमें पिच्छक या पर्णक की संख्या 3 5 7 9 इस प्रकार की संख्या में हो, अर्थात विषम संख्या में हो, तब उसको नाम देते हैं विषम पिच्छकी। विषम पिच्छकी संयुक्त पर्ण का उदाहरण क्या है? नीम। आराम से देख सकते हैं आप, उसके अंदर या तो 5 पाई जाएगी या 7 होगी या कभी कभी लंबी पर्ण होगी। तो किसमें पिच्छक पाए जाएंगे? कुल 9 प्रकार के 9 होंगे, लेकिन हमेशा शीर्ष भाग पर कितना पाया जाएगा? 1, जिसके कारण ये विषम रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये पहला जो प्रकार हुआ उसको नाम देते हैं एकल पिच्छकी अथवा एक पिच्छकी संयुक्त पर्ण। दूसरी होती है द्विपिच्छकी। जो पर्णक यहाँ बना था वो पर्णक फिर वापस कटाव के द्वारा छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो गया। पर्णक ही, जिसको हम पिन्यूल्स कहते हैं, तो ये पिन्यूल्स विभक्त होकर के दूसरी बार पिन्यूल्स का निर्माण किया। पर्णक छोटे छोटे खंडों में विभक्त हुआ, क्या नाम देंगे इसको? पिन्यूल्स कहेंगे, पिन्यूल्स। तो इस प्रकार की संयुक्त पर्ण को नाम देते हैं द्विपिच्छकी। पहले से विकसित पर्णक वापस विपाटित हुआ, इस प्रकार की संरचना बनी। ये प्रारंभ में एक भाग था, अब वापस छोटे छोटे खंडों के रूप में अलग अलग हो गए। इन पिन्यूल्स की संख्या कितनी होगी ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सी प्रजाति का है। ऐसा किसमें पाया जाता है? बबूल के अंतर्गत। तो बबूल के अंदर पाई जाने वाली पर्ण कौन से प्रकार की हुई? पहली बात संयुक्त पर्ण, दूसरी बात पिच्छाकार पर्ण और तीसरा द्विपिच्छकी। तो पूरा नाम क्या होगा? द्विपिच्छकी संयुक्त पर्ण। तीसरा प्रकार है उसको नाम देते हैं त्रिपिच्छकी संयुक्त पर्ण। कौन से पादप में पाई जाती है? सहजन या मोरिंगा। सामान्य रूप से इसको मोरिंगा के नाम से सबसे ज़्यादा जानते हैं। इसमें क्या थे? इस प्रकार की एक आकृति बनती है। सबसे पहले इतनी बड़ी पर्ण थी, वो कौन से प्रकार की कहलाएगी? सरल पर्ण थी। पहले विपाटित होने से बना प्राथमिक प्रकार की या एकल पिच्छकी, फिर एकल पिच्छकी विभक्त हुआ तो ये बन गया द्विपिच्छकी। अब द्विपिच्छकी के अंदर छोटे छोटे खंड जो बने, इन खंडों को क्या नाम देंगे हम? इन खंडों को क्या नाम देंगे? जैसे इस प्रकार का था ये, एक खंड यहाँ था, दूसरा खंड ये था, ये द्विपिच्छकी था। तो इस खंडों को क्या कहेंगे हम? इनको कहते हैं पिन्यूल्स। ऐसी पर्ण या जिसमें द्विपिच्छकी पर्ण की पिन्यूल्स एक बार पुनः विभक्त होकर के छोटे छोटे पिन्यूल्स बना देते हैं। तो पिन्यूल्स वापस द्वितीय पिन्यूल्स में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार की इस पर्ण को क्या नाम देंगे? त्रिपिच्छकी पर्ण। वापस देख लीजिए इसको। प्रारंभ में एक पर्ण थी, एकल पर्ण की का निर्माण हुआ तो एक खंड बना, ये एक खंड, तो ये कौन सा हुआ? एकल पर्ण की। अब दूसरे में ये वापस कटाव के द्वारा अलग अलग खंडों में विभक्त हुआ, ये बना, कौन सा हुई? द्विपिच्छकी। अब द्विपिच्छकी में वापस ये पिन्यूल्स थे विपाटित हुए। अब विपाटित होने से क्या बना? एक खंड ये बन गया, दूसरा खंड ये, तीसरा ये, चौथा ये। इस प्रकार से कई खंडों के अंतर्गत बने। तो इसको क्या नाम देंगे? क्योंकि पिन्यूल्स थे और पिन्यूल्स वापस विपाटित हुए, इसलिए उसको नाम देंगे द्वितीयक पिन्यूल्स। इस प्रकार की ये बनी हुई पर्ण को क्या नाम देंगे हम? सेम हुआ कि नहीं हुआ? इस पर्ण को नाम देते हैं
त्रिपिच्छकी पर्ण किसमें पाई जाएंगी? मोरिंगा के अंतर्गत। चौथा जो प्रकार है उसको नाम देते हैं बहुपिच्छकी। सिंपल सा नाम है, पिच्छकों की संख्या कितनी होगी? बहुत 2 से या 3 से बहुत अधिक। जब पर्ण फलक असामान्य रूप से विपाटित हो जाता है, फलस्वरूप पर्णक या खंड बहुत सारे बन जाते हैं, तो उसको नाम देते हैं बहुपिच्छकी। किसमें पाई जाती है? ये दनिया में पाई जाती है। और दूसरा किसमें पाई जाती है? गाजर की पर्ण। ये दोनों ही बहुपिच्छकी संयुक्त पर्ण कहलाती है। पिच्छकी पर्ण के बाद में सेकंड नंबर देखते हैं संयुक्त हस्ताकार पर्ण। ऐसे पर्ण फलक जो सामान्य तौर पर गोलाकार होते हैं। कैसे होंगे? गोलाकार, इस प्रकार की संरचना युक्त होंगे। तो इसमें क्या होगा कि मध्य भाग आएगी जहाँ से ये वंत जुड़ा हुआ है। ऐसी पर्ण जिसमें किनारों से प्रारंभ हुआ कटाव कहाँ तक पहुँचा? मध्य शिरा के आधारीय भाग तक पहुँचता है। इसके फलस्वरूप बनी हुई पर्ण को क्या नाम देंगे हम? संयुक्त हस्ताकार पर्ण। जैसे ये अंगुलियां हैं, तो अंगुलियां का ये कटाव सब एक तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इस प्रकार की बनी हुई अंगुली के समान एक एक फलक को क्या नाम देंगे? पर्णक कहेंगे। और ऐसी पर्ण क्या कहलाएगी? संयुक्त पर्ण। तो इसका मतलब एक पिच्छकी पर्ण और संयुक्त पर्ण में मुख्य अंतर क्या होगा कि जब किनारे क्षेत्र से प्रारंभ हुआ कटाव मध्य शिरा तक बढ़े तो उसको नाम देते हैं पिच्छकी संयुक्त पर्ण। और फलक के किनारों से प्रारंभ हुआ कटाव जब पर्ण के मध्य शिरा के आधारीय भाग तक पहुंचता है, तो इस प्रकार की बनी हुई पर्ण को संयुक्त हस्ताकार पर्ण कहते हैं। संयुक्त हस्ताकार पर्ण के प्रकार देखते हैं। पहला है एकल पर्णी। किसमें पाई जाती है? नींबू में, नारंगी में। इन पादपों के पर्ण में क्या होता है? एक बड़ा सा फलक होता है ये, और उसके आधार पर एक चपटा छोटा सा खंड और पाया जाता है। और इस प्रकार की पर्ण को क्या नाम देते हैं? एकल पर्णी है। कौन सी? संयुक्त पर्ण। दूसरा जो प्रकार है वो कहलाता है द्विपर्णी। कितने पर्णक पाए जाएंगे इसमें? 2। एक पर्णक ये है, दूसरा पर्णक ये है। जब 2 पर्णक प्रेजेंट हो तो इस प्रकार की संयुक्त पर्ण को नाम देते हैं द्विपर्णी संयुक्त हस्ताकार पर्ण। किसमें पाया जाता है? हिंगोटा, जो कि सामान्यतः मरुस्थलीय और पथरीले इलाकों में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो हिंगोटा और हर्डविकिया नामक के 2 पादपों में। इसके अलावा बहुनिया के अंतर्गत, जिसको कैमल फुट के नाम से जाना जाता है। कैमल फुट का मतलब हुआ कि पर्णक होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, इस प्रकार के 2 पर्णक। और इन पर्णकों, बड़े पर्णकों का कारण इस पत्तों का आकार ऊंट के पैर के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका सामान्य नाम क्या है? कैमल फुट। इस प्रकार के पादपों में पाए जाने वाले इस पर्ण को नाम देते हैं द्विपर्णी संयुक्त हस्ताकार। इसके अलावा बेलपत्र को, जिसको हम शिव जी के ऊपर अभिषेक के साथ में अर्पित करते हैं, अभिषेक के द्वारा अर्पित करते हैं, तो उस बेलपत्र में कुल कितने पत्ते होते हैं? 3 होते हैं। 3 होता है तभी उसको कंप्लीट माना जाता है। तो ये जो 3 पर्णक युक्त जो पर्ण है उसको नाम देते हैं त्रिपर्णी। कितने पर्ण पाए जाएंगे इसके अंतर्गत? पर्णक 3 पर्णक पाए जाएंगे। ठीक इसी प्रकार का चौथा भाग है उसको चतुर्थ पर्णी कहते हैं। पर्णकों की संख्या कितनी होनी चाहिए इसमें? 4। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार के पादप का एग्जाम्पल क्या? मार्सिलिया। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जो जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो पुष्पीय पादपों की आकार की पढ़ रहे हैं, लेकिन मार्सिलिया क्या है? मार्सिलिया एक टेरिडोफाइटा है जिसको हम पुष्पीय पादप नहीं मानते। लेकिन इसमें पाई जाने वाली इन पर्णकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, इसलिए इसको चतुर्पर्णी पर्ण के पादप के रूप में उदाहरण के तौर पर लिया जाता है। इसी प्रकार का एक और पर्णक प्रकार है, उसको नाम देते हैं बहुपर्णी। जब पर्णकों की संख्या 4 या 4 से अधिक हो जाती है, 5 होती है तो उसको पंचपर्णी कह सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा होती है तो सामान्य तौर पर क्या नाम देते हैं? बहुपर्णी होते हैं। इसमें पर्णकों की संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। एग्जाम्पल कौन सा होगा? सेमल।
आपने आसपास पाए जाने वाला एक प्लांट जिसमें बहुपर्णकीय संयुक्त हस्ताकार पर्ण पाई जाती है, वो क्या है? अरंडी का पौधा। तो अरंडी की पर्ण भी किस प्रकार की है? बहुपर्णी संयुक्त हस्ताकार पर्ण। तो इस पर्ण के प्रकार के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा कि संयुक्त पर्ण और सरल पर्ण, और संयुक्त पर्ण में भी पिच्छाकार पर्ण और हस्ताकार पर्ण। आसपास पाए जाने वाले कई प्रकार के पौधों की पत्तियों को देख करके हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें एक सरल पर्ण है या इस पादप के अंदर संयुक्त पर्ण है। आपको क्या करना है? होमवर्क के रूप में नोटबुक के अंतर्गत कम से कम 10 पादपों के नाम लिखने हैं, और उस 10 पादपों में पाई जाने वाली पर्ण के प्रकार के नाम लिखने की आपको कोशिश करनी है कि इसके अंदर कौन सी पर्ण है, संयुक्त प्रकार की पर्ण है अथवा सरल पर्ण है। अब इसकी पहचान कैसे करोगे कि ये सरल है तो संयुक्त हो गई? तो सामान्य रूप से जिस शाखा से लगी होती है उसके आधारी भाग से प्रारंभ करते हैं। जैसे इस भाग पर ये पर्ण लगी होती है, ये खंड है इस प्रकार की। अब इसमें ये है पर्णक, कहते हैं ये पर्णक कहाँ से जुड़े हुए? इस मध्य शिरा से जुड़े हुए, और ये पूरी की पूरी संरचना किस जगह से जुड़ी हुई है? इस जगह से, और यहाँ से शाखा से जुड़ी हुई है। अर्थात ये जो पूरी एक स्ट्रक्चर है वो क्या है? एक पर्ण है, क्योंकि इस एकल पर्ण के अंदर बहुत सारे पर्णक पाए जाते हैं, इसीलिए मैं इस पर्ण को क्या नाम दूंगा? संयुक्त पर्ण कहता हूँ। लेकिन जब एक संधि पर जो स्तंभ की है या शाखा की, इसके ऊपर बहुत सारी पर्ण है, जैसे एक पर्ण यहाँ पर है, दूसरी पर्ण यहाँ पे है, तीसरी पर्ण यहाँ पे है, चौथी पर्ण यहाँ, तो एक एकल पर्ण हुई। तो क्या इस एकल पर्ण को मैं सरल नाम दूंगा अथवा संयुक्त? तो इसका आंसर क्या होगा? सरल पर्ण। क्यों? क्योंकि ये पूरी एक पर्ण का प्रतिनिधित्व करती है, इसमें कोई खंड जैसी विशेषता नहीं पाई जाती। हालांकि एक से अधिक पर्ण कहाँ पर स्थित है? इस पर्वत संधि पर। तो आप इसको होमवर्क के रूप में अपनी नोटबुक में 10 पादपों के नाम और उसके अंदर पाए जाने वाले पर्ण और उस पर्ण के डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है कि उसमें कौन सी प्रकार की पर्ण पाई जाती है, कैसे प्रकार है, जैसे किनारा भाग कैसा है, मध्य भाग कैसा है। तो आज के इस टॉपिक में पर्ण के प्रकार और शिराविन्यास जो टॉपिक के फर्स्ट भाग के अंतर्गत पर्ण के प्रकार पढ़े। अगले वीडियो के अंतर्गत पर्ण के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शिराविन्यास को विस्तार से हम समझेंगे। थैंक यू, नमस्कार।